नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और इसमें आपको ध्यान से समझना चाहिए चीजों को और लास्ट तक समझने के बाद इसमें आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है? लिखा हुआ है एक नए जंग की शुरुआत, इस बार आप चूकना मत। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करने के लिए आए हैं कि रेलवे में जो चल रही हैं स्थितियां उसको लेकर के, क्योंकि दिन प्रतिदिन चीजें सुधरती हैं और यहाँ पे दिन प्रतिदिन चीजें बिगड़ रही हैं। और रेलवे का कैलेंडर हो या भर्ती हो, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो हर चीज का दुर्दशा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें किसी का भी है, पहले अगर हम ग्रुप डी का ही बात उठाते हैं, अगर ग्रुप डी का ही देखें तो ग्रुप डी का अगर हम देखें तो ग्रुप डी में इन्होंने 24 के 2024 के वैकेंसी खत्म कर दिए। 2024 का वैकेंसी खत्म कर दिया। 2024 में इन्होंने बोला कि हम एनुअल जारी करेंगे, अब सालाना भर्ती आएगी, और 2024 में बोल के 2024 में ही भर्ती खत्म कर दिए। तो अगर आप कहेंगे कि सर जो जनवरी में आई है वो 2024 की वैकेंसी है, तो भाई साहब अगर 2024 की वैकेंसी है तो आपका 2025 का कब आएगा? क्या लगता है आपको आ जाएगा? 2026 तक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 2024 और 25 का जो आपका आया हो, 2025 में तो एग्जाम ही नहीं होने वाला है। इसका पिछला जो वैकेंसी था जो 2018-19 में आया था, 18-19 में आया था, 18-19 में आया था। अब 5-7 साल बाद यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया। अब 2025 में जब वैकेंसी आया भी आपका, तो 2025 में अब आपका एग्जाम नहीं होना है। वैकेंसी 2025 में आया, अब एग्जाम जो है आपका 2025 में 99% चांस है कि इसके एग्जाम नहीं हो पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अब इनके पास जुलाई में टाइम था। ठीक है? आपको भी पता है कि रेलवे हो या एसएससी हो, दोनों ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, और संस्था भले अलग अलग हो जाए या एक ही हो, लेकिन जो एग्जाम होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो एक लिमिटेड जो हमारे पास सेंटर हैं उन्हीं के पास होता है। और जुलाई से अब जाकर के जुलाई से आगे दिसंबर तक एसएससी सेंटर को बुक कर चुकी है। जुलाई से एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दिसंबर तक दिख रहा है कि उसका सेंटर अलॉटमेंट हो चुका है। तो ई कब लेंगे एग्जाम? जबकि अभी एक बड़ा एग्जाम इससे पहले अगर हम बात करें तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल बाकी है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल बाकी है। अंडर ग्रेजुएट लेवल बाकी है अभी। अंडर ग्रेजुएट लेवल अभी बाकी है। तो इससे पहले तो ये होगा, तो जहां तक ये आशा है कि भी 2025 में ना हो पाए। क्योंकि अगर ये होगा भी तो नवंबर दिसंबर एसएससी का कैलेंडर जब आप जाके देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने दिया हुआ है एसएससी दिल्ली पुलिस को। ठीक है? तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगभग 2 महीने नहीं चलेगा। लगभग मान के चलिए 1 महीना 25 दिन इतने में एग्जाम हो जाएगा। तो वहां पे 1 महीने जो लगभग बच रहा है, उसमें अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो भी जा रहा है तो ग्रुप डी आपका 2025 में होना नहीं है। फिर 2026 में एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा 2027 में, और एनुअली कैलेंडर चल रहा है। तो तमाम बहुत सारी दिक्कतें हैं। एनटीपीसी में आता है तो अगर ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल एक साथ होता तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा था। अब क्या हुआ कि इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल नाम का ही वैकेंसी रह गया, इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें जो भर्ती में फॉर्म फिलअप होगा, तो जो ग्रेजुएट लेवल वाले जितने लोग हैं वो लगभग लगभग सब इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और जब ग्रेजुएट लेवल में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो क्या लगता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में उनका रिजल्ट रुकेगा? अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन ज्वाइन कर जाएंगे ग्रेजुएट लेवल, और यहाँ पे सीट जो है वैकेंट रह जाएगा। और सीट वैकेंट रह जाएगा, और अभी भाई साहब वेटिंग लिस्ट खत्म कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट जो है खत्म कर रहे हैं। भले इनका देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट के कारण अभी 2025 तक पैनल आया है। ग्रुप डी का जो 2018-19 में जो वैकेंसी थी उसका पैनल अभी तक आया है, जिसमें लास्ट 3 लड़कों को ज्वाइन करवाया गया है। इन्होंने ही बोला था 18-19 में कि भाई साहब हम एक पैनल रिक्रूट करेंगे जिसके थ्रू जो भी भर्तियां खाली होती जाएंगी, तो जब तक न्यू भर्ती उसका अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक उस पैनल के थ्रू भर्ती करवाया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं।
और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चा क्यों नहीं करेगा भाई? वेटिंग लिस्ट में क्यों नहीं रखा जाए? मान लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ग्रुप डी में 100 सीट है, ठीक है, ग्रुप डी में 100 सीट है, ग्रुप डी में मान लिया हमने 100 सीट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आप ही का रैंक है 101वां, 101वां है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 100 को तो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है भाई, 100 सीट है तो टॉप 100 को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब ये जो टॉप 100 है और जो 101th रैंक पे है, तो क्या लगता है आपको कि इसने तैयारी नहीं की या मेहनत नहीं किया? मेहनत भी उतना ही किया है। अगर 101वां रैंक है, मतलब कि वो 100वां वाला से 0.25 और 0.2 और 0.3 से पीछे होगा। अब यहाँ पे टॉपर 100 को ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, टॉपर 100 को ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, बात को समझिएगा, ज्वाइनिंग लेटर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें से 5 जो है वो ज्वाइन नहीं किए, 5 जो है ज्वाइन नहीं किए। अब 5 ज्वाइन नहीं किए तो जो 101वां है इसको काहे नहीं ज्वाइन करवाया जाए भाई? और इसमें नुकसान क्या है? आप ही बोलते हैं कि जब तक नई भर्ती का अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक पैनल रिक्रूट करेगा, तो ठीक है वैसे ही रहने देते हैं। भर्ती तो आपको एनुअली लेना नहीं है, कैलेंडर का वाट लगा हुआ है। रेलवे मंत्री रील मंत्री बन के रह गए हैं, बस आते हैं भाई हम इतना वैकेंसी दे दिए, इतना ही कर दिए। रील्स देखिए तो उनका एक दनादन चल रहा है। यूट्यूबर से ज्यादा एडिटर बैठा बैठा के रखे हैं। एक बढ़िया यूट्यूबर के पास भी उतना एडिटर नहीं होगा जितना उनके पास बैठा हुआ है। तो ये कौन सा ड्रामा है? किसी का भी बात कर ले, ग्रुप डी से लेकर के टेक्नीशियन में बात करें तो टेक्नीशियन भी इन्होंने खत्म कर दिया, टेक्निकल पेपर ही। टेक्नीशियन फिर किस काम का? वो बच गया टेक्नीशियन का पेपर। ग्रुप डी में 18-19 में बात करते हैं कि अब हम भाई आईटीआई के साथ लेंगे, और फिर मार्च में निकाल देते हैं कि भाई हम बिना आईटीआई का ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ करते चलो, सब अपना है। और किसी का क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन तैयारी कर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2018-19 तक निकालते हैं कि भाई अब हम आईटीआई के तहत ग्रुप डी के वैकेंसी लेंगे, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे 2 साल बर्बाद किए और साथ में पैसा भी बर्बाद किए। और उसके बाद भाई सबको आ जाओ, काहे के लिए आईटीआई लगाना है? तो आईटीआई देखिए, इनको आईटीआई वाला मुद्दा भी अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप लोग गहराई से सोच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण कोर्ट केस भी हुआ है। तो अगर इस मुद्दा को जब आप गहराई से सोचेंगे ना, आईटीआई वाला मुद्दा को, तो हम आपको बताते हैं कि इसका मुद्दा क्या है, आईटीआई खत्म करने का मुद्दा क्या है। आईटीआई खत्म करने का जो मुद्दा है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट इनको खत्म करना था। नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है थे ग्रुप डी में, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट था ग्रुप डी में, वो इनको खत्म करना था। नॉन टेक्निकल पोस्ट जो था ग्रुप डी में, वो इनको खत्म करना था। अब यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ कि नॉन टेक्निकल पोस्ट तो खत्म करना था, तो नॉन टेक्निकल का सीट ही निकाल नहीं रहे थे। अब नॉन टेक्निकल का सीट निकाल नहीं रहे थे और महज 32,000 वैकेंसी इनको देना था। अब अगर इन्होंने 2018-19 में ये नहीं कहा था कि 100% ग्रुप डी में आईटीआई लागू करेंगे। इन्होंने बोला था कि टेक्निकल पोस्ट पे हम आईटीआई लागू करेंगे, और लड़ाई भी उसी का चल रहा है। लेकिन इस बात को आप गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने क्यों आईटीआई खत्म किया। इनको आईटीआई खत्म करने के पीछे रीजन ये नहीं है कि हम सबको कर दे रहे हैं। इनका आईटीआई खत्म करने के पीछे रीजन ये है कि इनको नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है वो खत्म करना था। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट खत्म करके केवल टेक्निकल का बहाली लेते और उस पर 100% आईटीआई लागू हो जाता, क्योंकि जो इस बार वैकेंसी आई है उसमें आप जाकर के देखेंगे तो मात्र लगभग 5,000 सीट जो है वो आपका नॉन टेक्निकल का है, नॉन टेक्निकल का है। बाकी सारा टेक्निकल पोस्ट है, बारिश की सारा का सारा जो है टेक्निकल पोस्ट है। तो अब अगर केवल नॉन टेक्निकल को खत्म करके केवल टेक्निकल पोस्ट का वैकेंसी अगर आईटीआई पे निकाल देते तो हो हंगामा खड़ा हो जाता। फिर उसमें सवाल उठ जाता कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्ट कहाँ है, क्योंकि ये जब अगर हो हंगामा होता तो ये रीजन बताते कि भाई साहब टेक्निकल पोस्ट है इसलिए आईटीआई लागू कर दिए हैं। तो फिर इसमें मुद्दा उठता कि ग्रुप डी में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो कहाँ गया, और कहीं ना कहीं 10th वालों की संख्या ज्यादा थी। तो 10th वालों की संख्या ज्यादा थी तो हो हंगामा खड़ा हो जाता। इससे अच्छा है यहीं पे बट जाओ। और वही चीज हम बार बार हर वीडियो में यही चीज हम समझाएं कि भाई साहब लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो गलत तरीके से लड़ रहे हैं, और गलत तरीके से लड़ रहे हैं तो फिर हम कभी आगे जा ही नहीं सकते हैं।
और इस बार जो मुहिम शुरू हुआ है, इसमें आप अगर साथ देते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि पहले तो हमारा छोड़िए, हमसे बहुत बड़े हम कहाँ इतनी चुकी हैं, तो इतना बड़े बड़े लोग उतर चुके हैं मैदान में। ठीक है, इसीलिए हम भी सोचे कि हम भी आप लोग को बता दें भाई, जो भी हमसे सुनते हैं, हमको जो भी सुनते हैं, दो चार लोग सुनते हैं, वो भी आगे आए। अब वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, वो इस मुहिम में आगे आए। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अगर गलत तरीके से लड़ेगा तो लड़ाई कभी नहीं जीतिएगा, और वही गलत तरीका हो गया यहाँ पे। टीचर आपस में बट गए, लड़के आपस में बट गए, उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू किए, जिसके कारण टीचर भी पीछे हट गए, जो बड़े बड़े टीचर थे वो पीछे हट गए, क्योंकि आप लोग ही नहीं किया। तो यहाँ पे बटना नहीं था, यहाँ पे हम लोग को एकजुट होकर के यहाँ पे सीट बढ़ाने का मांग करना था, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट को रिलीज करना था। अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट ही रिलीज करते तो टेक्निकल पे आईटीआई खुद लागू कर देते, लेकिन इनको तो वही खत्म करना था। और वो खत्म करके यहाँ टेंथ वालों से भिड़ते तो भिड़ नहीं पाते, वो हंगामा ज्यादा खड़ा हो जाता। तो इससे अच्छा था रिलीज कर दो भाई 100% नॉन आईटीआई। उधर एएलपी का बात कर ले तो एएलपी का भी वही घटिया स्थिति है, एएलपी का भी वही घटिया स्थिति है। पहले सीबीटी वन में बहुत सारा एग्जाम कैंसिल होता है, सीबीटी वन में बहुत सारा एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जाम कैंसिल होता है। उसके बाद सीबीटी टू में जाते हैं आप, तो सीबीटी टू में तो एग्जाम एक कंप्लीट एग्जाम एक बार कैंसिल हो जाता है। पहले बोलते हैं कि ऑल इंडिया में कहीं एग्जाम नहीं हुआ है, फिर बोलते हैं एक दो सेंटर पे एग्जाम हो भी गया है। ये देखिए, जिस दिन सीबीटी टू का एग्जाम कैंसिल हुआ था, उस दिन नोटिफिकेशन लगभग लगभग आपके सेंटर पे भी बताया गया था कि ऑल इंडिया में कहीं एग्जाम नहीं हो पाया है, पूरी तरह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और फिर जब सीबीटी टू होना हुआ, तो उस समय इन्होंने क्या बोला कि कुछ सेंटर पे एग्जाम हुए हैं। अब किस लेवल का धांधली चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप ही समझ सकते हैं, और रेल मंत्री समझ सकते हैं। क्योंकि और रेल मंत्री जो है ना, उनका जो होना चाहिए उसका वो गरिमा ही खत्म करते जा रहे हैं। बात का कोई वैल्यू होना चाहिए, बात का कोई जवान का आप आके रील में बोल के कुछ भी चल जा रहे हैं। हम लोग अगर कुछ बोल देते हैं तो सोचते हैं कि भाई कुछ बोल दिए तो पूरा नहीं करे तो कैसे होगा। और इतने बड़े जगह पे बैठ करके और आकर के बोल के निकल लो कुछ भी, तो बहुत गंदा स्थिति है। एएलपी अभी 2024 वाला क्लियर नहीं हुआ, 2025 का वैकेंसी छोड़ दो। अब 2024 और 25 का इन्होंने वैकेंसी छोड़ दिया, 2024 में अभी क्लियर नहीं हुआ है, और 2025 में इन्होंने वैकेंसी छोड़ दिया। अब मान लेना है कि 18,000 जो 2024 में सीट था, ये क्या 2025 में नहीं डालेंगे फॉर्म? जो 18,000 लड़के इस बार 2024 में सेलेक्ट होंगे, क्या 2025 में नहीं डालेंगे? डालेंगे। और 2025 में डालेंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि लगभग लगभग 10,000 तो यही फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर से यही सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। होंगे या नहीं होंगे? अगर कम से कम का बात करें तो 10,000 तो यही सेलेक्ट हो जाएंगे, वैसे 18 के 18,000 इसमें फिर से सेलेक्ट होंगे सीबीटी वन में। अगर इनका लेट हुआ, अगर इधर लेट हुआ और इधर सीबीटी वन करा दिया गया, तो 18,000 यही सेलेक्ट कर जाएंगे। फिर अगर इनका ज्वाइनिंग नहीं मिला और सीबीटी टू करा दिया गया, तो सीबीटी टू में भी सेलेक्ट कर जाएंगे। तो मिला करके अगर देखेंगे यहाँ पे, तो 5-7 हजार वैकेंसी तो ऐसे ही ब्लैंक रह जाएगा, 7-8 हजार वैकेंसी आ रहा है। तो कौन सा ड्रामा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आखिर इतना छोटा सा बात जब हम सोच रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि जब इतना छोटा सा बात है जो हम सोच ले रहे हैं, तो इतने जगह पे बैठ करके आप कैसे नहीं सोच पाते हैं? सोचने वाली बात है या नहीं है? कि जब हम और आप इतना छोटा सा बात इस बात को समझ ले रहे हैं कि भाई 2024 वाला को रिक्रूट करा दे, तो 2025 वाला अगर हम देते हैं तो फिर ई वाले लोग इसमें नहीं आएंगे, फिर इसमें लड़के ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ज्वाइन कराने से मतलब नहीं है, बस वैकेंसी दिखाना है कि हम इतना वैकेंसी दे रहे हैं। क्योंकि ये दोनों मिला करके 2025 में जो आपका 7-8 हजार वैकेंसी आया हुआ है, तो दोनों मिला करके तो 8,000 सीट ब्लैंक कर रह जाएगा। क्योंकि जो बच्चे 2024 वाले में 18,000 ज्वाइन करेंगे, इसमें से पक्का है कि 8-10 हजार 2025 वाले में सेलेक्ट होंगे। कुछ क्या करेंगे इसमें कि अगर इसमें अगर इनको दूर सेंटर में ज्वाइन कर रहे होंगे, जैसे बिहार के रहने वाले अगर ये सिकंदराबाद डाल दिए, अब सिकंदराबाद में इनका सीबीटी टू तक क्लियर हो गया है। अब इस बार ही क्या करेंगे कि अगर बिहार के रहने वाले हैं तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, इन सब जगहों से फॉर्म भर देंगे। अब इन सब जगह पे अगर ज्वाइन कर इनका रिजल्ट हो जाता है, तो वहां से छोड़ के यहाँ आके ज्वाइन कर लेंगे।
मतलब कुल मिला के 5-7 हजार वैकेंसी ब्लैंक रह जाना है। फिर 2026 अभी 2025 वाला क्लियर नहीं होगा, फिर 2026 में हम वैकेंसी दिखा देंगे भाई, देखो 2026 में भी हम वैकेंसी दे दिए 5-7 हजार। तो क्या ड्रामा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ पता होगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, लगभग लगभग सब लोग को पता होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बार आपको आगे आना है, और अभी फिलहाल इन 5 मुद्दों पर मांग की जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए आप ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। ये नहीं कि अब एक ही बात को सारे लोग से सुनते चलेंगे, सबका वीडियो देखते चलेंगे कि भाई ये सर क्या बोले, वो सर क्या बोले, वो सर क्या बोले। आपको 5 मांगे पता चल गई। यही है 5 मांगे कि पहले तो रेलवे कैलेंडर जारी करे, एनुअल कैलेंडर। और कैलेंडर जारी करे तो उसका मतलब रहे कि हाँ भाई वो मतलब क्या है। दूसरा है हमारा ग्रुप डी का वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। तीसरा रेलवे जो है वेटिंग लिस्ट खत्म नहीं करेगा। चौथा एग्जाम सेंटर का सुधार किया जाए, क्योंकि एग्जाम, रेलवे का एग्जाम जिस तरह से कैंसिल हुआ है इस बार, वो बहुत ही दुखद है। और पांचवा जो है धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, नहीं तो इनका भी अलग एक ड्रामा चल रहा है। तो इन सबको लेकर के आपको बता दें कि 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, यहाँ पे आपको 4 जुलाई को 11 बजे हैशटैग रेलवे रिफॉर्म करके है। और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है, 10 मिनट का टाइम देना है, बीच बीच में 10 मिनट का टाइम निकालिए और हैशटैग रेलवे रिफॉर्म करके ट्वीट कर देना है, ठीक है। दिन भर में 2-4-5 बार आप 10-10, 2-4-4, 5-5 मिनट का टाइम निकालिएगा, और 10 बार 20 बार आप ट्वीट करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं करेंगे। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो भी करेंगे, अगर आप रेलवे का कोई एग्जाम नहीं देते हैं तो भी करेंगे, क्योंकि अब एक होना जरूरी है। अब आगे आना आपको जरूरी है। अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर यही होते रहेगा और यही चलते रहेगा। तो आगे आइए, और इस बार इन सबको लेकर के रेलवे रिफॉर्म हैशटैग है, और ये मेरा हैशटैग नहीं है, बड़े बड़े गुरुजी लोग बनाए हैं, ठीक है, उनका हैशटैग है और उनका हैशटैग है। तो इसको आप बढ़िया से लेकर के सफल कीजिए, और सब लोग मिल करके साथ आए हैं इस बार। लगभग लगभग आपके नजर में जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं वो सब इस बार इसमें हैं, क्योंकि जिन्होंने मुहिम का शुरुआत किया है वो एक जाने माने और बहुत ही रिस्पेक्टफुल टीचर हैं, ठीक है, उनको हम भी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस बार वो लगभग लगभग जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं वो लगभग लगभग आज के डेट में, एसएससी हो या रेलवे हो, जो भी तमाम एग्जामें हैं, सबके जो भी बड़े बड़े शिक्षक हैं उन सबको ही जोड़ सकते हैं, और लगभग लगभग सारे लोग को जोड़ भी लिए हैं। तो इसमें आप पीछे मत हटिएगा और कहीं से मिस्टेक मत कीजिएगा। और अगर आप सोचिएगा कि हम एगो ट्वीट ना करेंगे तो का ही बिगड़ जाएगा, देखिए ऐसे ही बहुत सारे लोग सोच लेते हैं। और ऐसे ही अगर करोड़ों, 1 करोड़ 1.5 करोड़ में अगर हम एको लाख लड़का सोच लिए कि हम एगो ट्वीट ना करेंगे तो का बिगड़ जाएगा, तो वैसे ही 1 लाख ट्वीट कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा, जरूर कीजिएगा। दिन भर में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम निकाल करके बीच बीच में लगातार ट्वीट कीजिएगा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे से शुरू करना है, ठीक है, याद रहेगा। अलार्म लगा लीजिए 4 तारीख को सुबह 11 बजे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे, और बाकी जो यूट्यूब का क्लास था वो अब आपका रेगुलर चल रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो बंद होता है, बाकी फिर अब आपका रेगुलर चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना है, साथ में इसमें भी थोड़ा सा हाथ बटाना है, ठीक है, क्योंकि करने वाले तो आप ही है ना। मुहिम की शुरुआत जैसे गुरु जी ने किया, फिर हमने भी आपको बता दिया, तो करना तो आप ही को है ना। तो कीजिए, इसमें पीछे मत हटिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।